जी, इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के अंदर जो है वो मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड और यूज़र डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन टेबल्स के इस टेबल के अंदर मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ। मतलब इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ रोज में इंसर्ट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे पहला यूज़र नेम जो है वो अपना ही नाम डाल देता हूँ 1 2 3, पासवर्ड फोन। दूसरा जो है वो क्या नाम है भैया आपका? इट्स अप टू यू, ये काले बकरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नबी। क्यों, आपके काली भैंस से भी काम नहीं चलना? ये काली भैंस कुर्बान कर दी, वो भी ना फायदा हो, सिस्टम फिर भी ना चले। माशाल्लाह। खैर जी, ये एडिट कर लेना बीच में ये भी रिकॉर्ड हो गया जी। तो इसके अंदर जो है वो हमने एक टेबल बनाया है जिसका नाम मैंने यूजर रखा है, और इस यूजर्स के टेबल के अंदर जो है मैंने 4 रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए। अब अगला काम जो है वो मेरा ये है कि मैं मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज लगाऊंगा इसके ऊपर सेलेक्ट के हवाले से, और फिर देखूंगा जो मुझे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। वीएल स्टूडियो के अंदर जो है वो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनफैक्ट नई वेबसाइट, नई ASP.NET की वेबसाइट, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, वीएल C# वेब को हमने सेलेक्ट किया, वीएल स्टूडियो 2012 ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, और इसके अंदर जो है वो मैं कहता हूँ जी के लॉगिन टेस्ट, इसका नाम मैंने रख दिया लॉगिन टेक्स्ट। और ये जहाँ पे उसको क्रिएट करना है वहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इसको जो है वो मैंने ओके कर दिया। बाकी चीज़ें वही हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। जी, एक एम्प्टी वेब एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास यहाँ बन गई है, और इसके अंदर जो है वो मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर एक नया पेज ऐड करता हूँ, या डिफ़ॉल्ट पेज उसका मैं ऐड करता हूँ। ऐड न्यू आइटम, यहाँ पर जो है वो वेब फॉर्म ASPX फाइल, इसका नाम मैं रख देता हूँ जी default.aspx, इसको ऐड करवा दिया। हाँ जी, डिज़ाइन में आ गए। टेबल इंसर्ट करते हैं एक, जिसके अंदर 2 रोज और 4 रोज और 2 कॉलम। यूज़र आईडी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद फिर इसके लिए हर एक के अगेंस्ट जो है वो हमने टूल बार में से टेक्स्ट बॉक्सेस भी ड्रॉप करने।
4 टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए। इनका नाम भी असाइन कर दिया। और डिस्क्रिप्शन। और ऊपर जो है वो हमने एक बटन लगाया जिसका नाम मैंने रखा लोड रिकॉर्ड। इसका नाम रख देते हैं जी लोड रिकॉर्ड। हाँ जी, लोड बटन के क्लिक इवेंट के पीछे कोडिंग करनी है, यानी कि लोड रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस पे क्यूरी लगेगी और क्यूरीज पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बॉक्स में हमें रिकॉर्ड्स नजर आएंगे। तो सिंपल सा काम हम ये करते हैं कि अपने पहले जो डाटा हमारी नेम स्पेस है उसको इंक्लूड करा लेते हैं, यानी कि ऊपर यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा और यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL। ठीक है जी, इससे जो है वो हम अपने डाटा को लाकर देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर डाटा टेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने dt बनाया इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। उसके बाद SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद SQL कमांड इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड और थोड़ी देर लगेगी आधा SQL डाटा डॉट। हाँ जी, 4 ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैंने लिए यहाँ पर। इधर सुन ले जरा सब लोग। 4 ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर लिए। पहला है जी डाटा टेबल, दूसरा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तीसरा है कमांड ऑब्जेक्ट और चौथा है मेरे पास डाटा डॉक्टर। ठीक है, ये काम हमने जो है वो इंसर्शन में भी किया था, लेकिन वहाँ पे डाटा टेबल ऑब्जेक्ट हमने नहीं किया। अब हमने क्या करना है कि जी क्यूरी लगानी है और क्यूरी से डाटा गेट कराना है। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन के लिए सबसे चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, लेकिन आमतौर पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कभी भी कोड के अंदर नहीं लिखी जाती, बल्कि हमेशा कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसको मैंने शुरू में आपको ASP.NET के अंदर बताया था कि web.config फाइल यहाँ बनती है, उसके अंदर लिखी जाती है। तो अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ कि इसको मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ। इसके लिए जो है मैं यहाँ पर SQL कनेक्शन डॉट कनेक्शन ऑब्जेक्ट की कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डाटा सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मेरे पास डेटाबेस का नाम है, यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज में इसका प्रॉपर नेम देख लेता हूँ। इसका नाम है rana/SQL एक्सप्रेस। हाँ जी, ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लिख ली। इसके अंदर डाटा सोर्स मैंने दे दिया, उसके बाद इनिशियल कैटलॉग असाइन कर दी, और उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी दे दिया मैंने। और इसको उसके शुरू से पहले जो है मैं @ सिंबल भी लगा लेता हूँ, ताकि जो है वो
इसके अंदर स्केप सीक्वेंस जो है वो काम करते रहें। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद अगला मरहला जो है वो है आपकी क्यूरी लिखना, यानी कि कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू, फिलहाल जो मैं क्यूरी लिख रहा हूँ वो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, यानी कि आपके यूजर्स के टेबल के अंदर। अभी मैं इसके अंदर कोई वेयर क्लास, कोई उस तरह का ऑपरेटर, इस टाइप की कोई चीज भी इसके अंदर मैं नहीं लगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कनेक्शन को ओपन करना, कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन किया। उसके बाद फिर कमांड डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन, यानी कि ओपन कनेक्शन, इसको असाइन कर दिया। da डॉट सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू कमांड, कमांड असाइन कर दी। और उसके बाद फिर da डॉट फिल dt, हाँ, डाटा टेबल जो है वो हमने फिल कर दिया। फिल का मतलब ये था कि डाटा जो है वो कमांड एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो है वो सारा डाटा हमारे डाटा टेबल के अंदर आ जाएगा। ये कोड मैं भी आपको व्हाइट बोर्ड में भी लिख के दिखा दूंगा। और उसके बाद फिर कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को जो है वो आप क्लोज भी कर देंगे। यहाँ पर जो यहाँ तक जो काम हुआ है इसके अंदर आपने ये किया है कि कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी है, अपनी क्यूरी लिखी है, कनेक्शन को ओपन किया है, ओपन कनेक्शन को कमांड के हवाले किया है, और उसके बाद फिर कमांड को जो है वो डाटा अडॉप्टर के पास दिया और डाटा अडॉप्टर ने उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। यानी कि यहाँ पे ये मैं कमेंट्स में लिख भी देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग क्यूरी open the connection, assign open connection to command, और उसके बाद फिर assign to adapter, और आखिर में query and डाटा टेबल ऑब्जेक्ट, और कनेक्शन को क्लोज कर दिया। हाँ जी, यहाँ तक जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि हमने डाटा के साथ क्यूरी लगाई है और सारा डाटा उठाकर हमने टेबल ऑब्जेक्ट में डाल दी। अभी टेबल ऑब्जेक्ट में जब डाटा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डाटा जो है वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ गया है, लेकिन अभी वो डाटा हमें कंट्रोल्स के ऊपर दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? इसलिए कि हमारे पास जो है हमने ये नहीं बताया कि कौन से कंट्रोल के ऊपर कौन सा डाटा नजर आना। तो इस मकसद के लिए हमने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन ये वैल्यूज हम कहाँ से पिकअप करेंगे? अपने डाटा टेबल से, जो डाटा टेबल ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बनाया। तो txt यूजर id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dt डॉट रोज ऑफ 0 और कॉलम यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको टू स्ट्रिंग लिखना लाजमी है क्योंकि हमने जो वैल्यू असाइन करनी है वो टेक्स्ट बॉक्स को करनी है, और टेक्स्ट बॉक्स किस प्रॉपर्टी को करनी है? टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, लिहाजा उसको जो भी डाटा मिलेगा वो पहले कन्वर्ट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और फिर जो है वो रखा जाएगा इसमें आपके टेक्स्ट बॉक्स में। इसी तरह txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dt डॉट रोज ऑफ 0 और उसके बाद फिर यूजर नेम डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद txt यूजर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dt डॉट रोज ऑफ 0 और फिर यूजर पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग और आखिर में txt डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू dt डॉट रोज ऑफ 0। ठीक है जी, अब ये
हो गई। अच्छा, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ मैं इसकी वजाहत भी कर दूं कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है ये वो डाटा टेबल है जिसको कि आपने यहाँ पर फिल करवाया। उसके बाद फिल करवाने के बाद आप इसके रोज के आगे लिख रहे हैं 0। रोज के अपने एरे की तरह इसकी ब्रैकेट्स लगाई हैं और दरमियान में आपने लिखा है 0। 0 का मतलब ये है कि आप पहली रो से डाटा उठा रहे हैं। उसके बाद जो अगली चीज है, फिर आपने दोबारा एरे वाली ब्रैकेट्स लगाई हैं और डबल कोट्स में लिखा है यूजर आईडी। इसका मतलब ये है कि पहली रो के कौन से कॉलम से डाटा उठा रहे हैं, यूजर आईडी वाले कॉलम से डाटा उठा रहे हैं, और ये किसको असाइन कर रहे हैं आप, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यानी कि पहले ही रो से कॉलम डाटा उठाएंगे और किसको असाइन कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स को। इसी तरह पहली रो से जो है वो आप यूजर नेम उठाएंगे और किसको असाइन करेंगे, क्या कहते हैं, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स को। इसी तरह पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को, और इसी तरह जो है वो डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट बॉक्स को। मजीद इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नाम दिया है ये एग्जैक्टली वही है जो कि मेरे पास यहाँ पे मेरे टेबल के एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया उसके अंदर कॉलम का नाम है। तो इस कॉलम के नाम को और इस कॉलम के नाम को जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। केस ऊपर नीचे हो सकता है, छोटे बड़े का फर्क नहीं है, लेकिन स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है हमारे पास। लोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो जो हमने रिकॉर्ड जो है वो रिक्वायर्ड किया था हमारे डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, वही रिकॉर्ड जो है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसको स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पर जो है वो एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम है जी फेवरेट कलर, और उसके अंदर मैंने कलर की वैल्यूज जो है वो डाल दी हैं हर एक के अगेंस्ट। अच्छा, यहाँ पर अब जो विजुअल स्टूडियो है इसके अंदर मैं जो कोडिंग करने लगा हूँ, मैं इसके अंदर कलर को शो करने के लिए कोई अलहदा से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स या लेबल या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं लेना। मैं ये चाहता हूँ कि जब ये डाटा लोड हो तो क्या होना चाहिए, जो उसका फेवरेट कलर है वही इस टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर बने। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोडिंग में जाकर जहाँ मैंने इसको वैल्यू असाइन की है, टेक्स्ट वैल्यू असाइन की है, तो इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। txt यूजर नेम डॉट बैक कलर इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका बैक कलर मैं दे रहा हूँ जी सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट फ्रॉम नेम। ठीक है जी, और यानी कि ये कलर सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर की जो क्लास है इसका एक फंक्शन है जिसका नाम है जी फ्रॉम नेम। ये क्या करता है कि जिसको जो हम नाम स्ट्रिंग में देंगे वही कलर जो है वो हमें बतौर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर इसका जो फ्रॉम नेम है वो हमसे स्ट्रिंग मांग रहा है, और ये स्ट्रिंग हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, डाटा टेबल में, यानी कि dt डॉट रोज ऑफ 0, और उसके बाद फिर इसके अंदर फेवरेट कलर, और आखिर में डॉट टू स्ट्रिंग भी लगाना है क्योंकि हमसे स्ट्रिंग टाइप का डाटा मांगता है। ठीक है, इसका फेवरेट कलर के स्पेलिंग जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। फेवरेट कलर मैंने यहाँ पर इसको दे दिया, और ये क्या करेगा, ये फ्रॉम नेम का फंक्शन जो है वो इस स्ट्रिंग से वो कलर ऑब्जेक्ट बनाएगा, और वो कलर ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर देगा इस यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के बैक कलर को।
चलिए इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आती है। हाँ जी, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मेरा नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैक, जो मैंने इसके अंदर फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी देख सकें, मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दिया और उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। सर टेक्स्ट तो नजर नहीं आ रहा ना सर वो ब्लैक में फिर कैसे नजर आएगा ब्लैक अगर मैं यहाँ पर जो है बजाय इसके के रो नंबर जो है वो 0 पे से दूसरे यूजर का तो ये हफनैन फेवरेट कलर जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक, और इसका मतलब ये हुआ कि आप डेटाबेस से डाटा लाकर किसी भी कंट्रोल के किसी भी प्रॉपर्टी को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी मौजूद हो। तो जरूरी नहीं कि जो है वो सिर्फ आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करें, डाटा प्रेजेंट करना है आपने किसी भी तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। एक मिनट, हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे डेटाबेस में मौजूद हैं उनके नाम हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट उठाकर लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस सॉरी टूल बॉक्स के अंदर जो है वो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के नाम से कंट्रोल है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल तो आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स की तरह होता है लेकिन उसके साथ छोटा सा डाउन एरो बना, उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ वो खुलता है। तो यहाँ पर हम उसका नाम दे देते हैं जी, इसका नाम है जी DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट यूजर नेम। अच्छा, बाकी इसकी आपने और कोई प्रॉपर्टी जो है वो अभी सेट नहीं करनी। अच्छा, अब हमारे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड पड़े हैं हमें नहीं मालूम, 5 पड़े हो सकते हैं, 10 पड़े हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, जो भी आप उस फॉर्म में इसको दिखाना चाहें। हमने करना सिर्फ ये है कि अपने उस डाटा टेबल को अटैच कर देना है किसके साथ, अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। तो क्वाइट सिंपल, यहाँ पे मैंने DDL नेम यूजर नेम के नाम से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। इसकी एक प्रॉपर्टी डाटा सोर्स इज इक्वल टू DT। डाटा सोर्स प्रॉपर्टी क्या करती है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की, कि वो आपसे एक डाटा सेट या डाटा टेबल मांगती है। इसकी अपनी जो डाटा टाइप है डाटा सोर्स प्रॉपर्टी की वो है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसकी डाटा टाइप, यानी इसको डाटा सोर्स कोई भी डाटा टेबल देते हैं, डाटा सेट देते हैं, कोई एक्सएमएल डाटा है उसको देते हैं, जेसन फॉर्म में किसी भी फॉर्म में डाटा है इसको दे दें, वो आपको दिखा देगा।
उसके बाद जो अगली चीज़ है कि आपने इसके अंदर ये बताना है कि जो आपकी, अब क्योंकि डाटा टेबल के अंदर सारा डाटा है, यानी कि उसके अंदर यूज़र आईडी भी है, नेम भी है, पासवर्ड भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, फेवरेट कलर भी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जी कौन सा डाटा जो है वो आपको नज़र आए इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो आप ddl डॉट यूज़र नेम डॉट डिस्प्ले मेंबर, सॉरी डिस्प्ले मेंबर नहीं, डाटा टेक्स्ट फील्ड, डाटा टेक्स्ट फील्ड इसके वाले करेंगे, डबल कोट्स में आप देंगे जी यूज़र नेम, ठीक है, ddl यूज़र नेम। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ना सिर्फ आपको टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डाटा दिखाएगा, बल्कि साथ ही जो है वो हर एक के अगेंस्ट जो है वो एक एक्स्ट्रा फील्ड भी रखेगा, जिसे हम कहते हैं वैल्यू मेंबर, यानी इसके अंदर जो है वो डाटा वैल्यू आईडी आएगी, डाटा वैल्यू फील्ड आएगी। मिसाल के तौर पे हमें आमतौर पे जो है वो जरूरत पड़ती है आईडी की, मिसाल के तौर पे हम ये सारे यूजर्स का डाटा उठाकर ले आए, अब हमें यूजर्स के नाम नजर आ रहे हैं, हम अगला जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो यूजर नेम की बेस पर नहीं बल्कि उसके अगेंस्ट उसकी आईडी की बेस पे करेंगे कि जी इसका आईडी ये था तो ये आईडी जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आईडी जो है वो हमें असाइन कर, मतलब वो भी कीप करने की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे डाटा वैल्यू फील्ड इज इक्वल टू यूजर आईडी, और उसके बाद फिर जो है वो ddl डॉट डाटा बाइंड, डाटा बाइंड का फंक्शन कॉल करेंगे जो क्या करेगा कि आपके ये इस फील्ड को इसके साथ कनेक्ट करवा देगा। अच्छा, यही काम अगर आप डेस्कटॉप में कर रहे हो, यानी कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में कर रहे हो, तो आप जो है वो डाटा बाइंड का फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप वेब पे काम करेंगे तो फिर आपको डाटा बाइंड का फंक्शन कॉल करना। तो आते हैं जनाब इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि क्या हमारे उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो है वो यूजर्स का नाम आया है या नहीं आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो यूजर्स का नाम यूजर न्यू फॉर्म लोड होगा तो यूजर का नाम आ जाएगा। ये काम कैसे किया, इसका कोड मैं आपको एक मरतबा फिर दिखा देता हूँ। इसके अंदर डाटा सोर्स dd, ठीक है, यानी कि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ddl यूजर नेम और इसकी डाटा सोर्स प्रॉपर्टी को क्या असाइन किया dd, जो कि हमारे पास ऑलरेडी फील्ड डाटा टेबल मौजूद है, जो मैंने पहले फील्ड लगाया जिससे मैं आगे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू असाइन करता हूँ, वही dd मैंने इसको असाइन। उसके बाद मैं इसको ये बताऊंगा कि मैंने टेक्स्ट को क्या दिखाना है, यानी कि डाटा टेक्स्ट की वैल्यू टेक्स्ट टेक्स्ट की, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में दिया यूजर नेम, यानी कि मेरे पास जो डाटा है डाटा टेबल के अंदर, उसके अंदर मैंने कॉलम का नाम दिया, पूरा कॉलम से डाटा उठाकर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिया। और अगर उसमें फिर मैंने ये बताया कि इसका आईडी कहाँ से उठाओ, यानी कि डाटा वैल्यू से आईडी कहाँ से उठाओगे, यूजर आईडी से, यूजर आईडी से। अब ये आईडी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप सेलेक्टिव वैल्यू करके सेलेक्टिव डाटा करके जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपके लिए जो है वो सिस्टम क्या कहते हैं ddl डॉट ddl यूजर नेम डॉट डाटा बाइंड, डाटा बाइंड का फंक्शन क्या करेगा कि अगले वो काम करेगा कि जो डाटा टेबल से उठाकर आपको पीछे के अंदर डाटा, ये तरीका था। इसके बाद जो है वो आप उसके अंदर डाटा, हाँ जी आसान है ये, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर जो है वो 50 रिकॉर्ड भी पड़े होंगे तो आपको 50 रिकॉर्ड दिखाएगा, ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे आपको 50 रिकॉर्ड मिलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हम ये काम करके देख लेते हैं जी, एक रिकॉर्ड इसके अंदर और इंसर्ट, एक मिनट, आपका नाम क्या है, एहसान साहब, एहसान साहब का ये रिकॉर्ड जो है वो हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दोबारा हम फायरफॉक्स को चलाते हैं, लोड बटन पे क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन जो है वो खाली है, इसके अंदर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप इस लोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा लोड भी हो गया और आखिर में जो है जो आपने जो मैंने एहसान के नाम से किया वो भी आ गया। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया।